कार्टून देखने के लिए अपनी टीवी को सब्सक्राइब करें। एक गरीब आदमी था। वह पकौड़े बेचता था। सर्दी का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मगर गोपी था कि ऐसी ठंड में भी तन पर फटी पुरानी पतली सी कमीज पहनकर पकौड़े बेच रहा था। ग्राहक ने हैरानी से पूछा, राम राम भैया, अभी तुझे सर्दी नहीं लगती क्या? कोई स्वेटर शाल कंबल कुछ तो तन पर डाल ले। अरे भैया, गरीब के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी। छोड़िए, कहिए कितना पकौड़ा दूं? अच्छा चल ठीक है, 10 का दे दे, गर्मा गर्म देना। गोपी पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाता था और तरह तरह के पकौड़े बनाना भी जानता था। मगर उसे पकौड़े सस्ते बेचने पड़ते थे, इसीलिए कमाई बहुत कम होती थी और घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। फिर सर्दी में गर्म कपड़े कैसे खरीद पाता? सुबह कांपते हुए आता और फिर शाम को कांपते हुए ही घर पहुंचता। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है सुमन। हाँ, मेरी और मुनमुन की भी यही हालत है। सारा दिन कड़कड़ी बंधी रहती है। आपकी कमाई तो इतनी भी नहीं है कि कुछ गर्म कपड़े या कंबल खरीद ले। हाय, मैं कोई और काम भी तो नहीं जानता जो इसे छोड़ दूं। आप तो हमेशा यही कहकर टाल देते हैं। भला ऐसे कब तक चलेगा? गोपी का घर भी तो घर नहीं था, एक साधारण सी झोपड़ी थी। पुरानी दीवारों में जगह जगह सुराख हो गए थे और खिड़की दरवाजे के किवाड़ भी बस नाम के ही बचे थे। ठंड से बचने का कोई जुगाड़ ही नहीं था, इसीलिए रात होते ही सर्दी सीधे घर में घुस आती थी। मुनमुन अपनी माँ से चिपकते हुए, माँ माँ, बहुत ठंड लग रही है। यह ठंड सहना तो हमारे नसीब में लिखा है बेटी। उनकी बातें सुनकर गोपी उदास हो जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैं भी कैसा बदनसीब आदमी हूँ। पूरा दिन मेहनत करके भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन गोपी पकौड़े के ठेले पर पकौड़े बेचने जाने लगता है तो सुमन कहती है, हमारे लिए ना सही, अपने लिए तो कोई गर्म कपड़ा खरीद लो। सारा दिन सर्दी में कैसे खड़े रहते होगे? आज से पकौड़े के कुछ दाम बढ़ा देता हूँ, फिर कुछ ज्यादा कमाई हुई तो अपने लिए ही क्यों, हम सब के लिए गर्म कपड़े खरीद लेंगे। यही सोचकर गोपी पकौड़े के दाम बढ़ाता है तो अचानक ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है और गोपी सोचता है, ये तो उल्टा ही हो गया, पहले से भी कम कमाई होने लगी। लगता है मुझे अपने पकौड़े के दाम फिर से घटाने पड़ेंगे। यही सोचकर गोपी पकौड़े का दाम फिर से कम कर देता है और उसके पास फिर अच्छे ग्राहक आने लगते हैं। एक दिन गायत्री और दिनेश वहां से अपनी कार में गुजरते हैं तो दिनेश गायत्री से कहता है, अरे गायत्री, आज बहुत सर्दी है, क्यों ना गरम गरम पकौड़े खाते चलें? ठीक है जी, खा लेते हैं। गायत्री के यह कहने पर दिनेश कार रोक देता है और वे पकौड़े खाने के लिए उतर आते हैं। आइए सब आइए। भाई, सुना है तुम बड़े अच्छे पकौड़े बनाते हो। आज बहुत सर्दी है, जरा गर्मा गर्म पकौड़े खिला दो। उस दिन ठंड बहुत थी। गोपी ठंड से कांपते हुए पकौड़े बनाने लगता है। उसे ठंड से कांपते देख गायत्री कहती है, क्यों भाई, तुम इतनी सर्दी में भी ऐसे फटेहाल खड़े हो? तुमको सर्दी नहीं लगती है क्या? सर्दी तो बहुत लगती है माँ जी, पर गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो पाता। बच्चों का पेट पालने में ही सब निकल जाता है। गायत्री एक दयालु महिला थी, इसलिए उससे गोपी की परेशानी सहन नहीं हो पाती। वह गोपी से कहती है, सुनो, मेरे पास ना एक पुरानी शॉल रखी है, वह तुम ले लो भाई। शाल नई तो नहीं है, पर इतनी पुरानी भी नहीं है कि तुम्हारा जाड़ा ना रोक सके। गायत्री कार से शॉल लाकर गोपी को दे देती है और गोपी शॉल ओढ़कर खुद को गरम गरम महसूस करने लगता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा, एक दूसरे की मदद करना तो हम सबका इंसानी धर्म है। शॉल मिल जाने से गोपी शाम तक बिना सर्दी में ठिठुरे पकौड़े बेचता है और फिर चैन से खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। मगर रास्ते में देखता है कि एक बुढ़िया सड़क किनारे पड़ी ठंड से कांप रही है। गोपी सोचता है, अरे देखो, बेचारी कैसे तड़प रही है। खुले आसमान के नीचे ऐसी भयानक ठंड में बेचारी की रात कैसे कटेगी। क्यों ना मैं ये शाल से ओढ़ा दूं। यही सोचकर
गोपी वह शॉल उस बुढ़िया पर उड़ाकर घर चला जाता है। रात बीतती है और फिर सुबह होने पर गोपी पकौड़ों की ठेली लगाता है। सर्दी उस दिन भी काफी पड़ रही थी। धूप का नामो निशान न था। गोपी भट्ठी पर आग सेकते हुए कांपे जा रहा था और कह रहा था, पता नहीं ये सर्दी कब तक तड़पाएगी, कम होने का नाम ही नहीं लेती। गोपी यह कह ही रहा था कि तभी वह रात वाली बुढ़िया हाथ में एक पुराना स्वेटर लिए हुए आती है। गोपी हैरानी से पूछता है, अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह स्वेटर लेकर आई हूँ, तुम इसे पहन लो। पर इसे आप क्यों नहीं पहन लेती माँ जी? अरे मेरे लिए तो यह तुम्हारी दी शॉल ही काफी है। मैं तेरे जैसे नेक और भले इंसान को ठंड से तड़पता नहीं देख सकती बेटा, पहन ले इसे। यही बात है तो मैं पहन लेता हूँ। यह कहकर गोपी जैसे ही वह पुराना स्वेटर पहनता है, स्वेटर एकाएक नया हो उठता है और इसके साथ ही वह बुढ़िया भी अदृश्य हो जाती है। गोपी हैरान होकर कहता है, ये क्या चमत्कार है भाई, ये स्वेटर तो एकदम नए जैसा चमकने लगा और वो माँ जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हैं आप? गोपी बुढ़िया को बार बार पुकारता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, मैं एक देव कन्या हूँ, मैं तो बस तेरी मदद करने के लिए आई थी। सुनो, यह स्वेटर एक दिव्य स्वेटर है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ बेटा, इसकी जेबों में कुबेर का खजाना है। तुम इसकी जेबों में हाथ डालकर जितना धन मांगोगे मिल जाएगा। यह सुनकर गोपी तो हक्का बक्का ही रह जाता है और तभी उसे ठंड से कांपती अपनी पत्नी और बेटी की याद हो आती है और वो कहता है, बेचारी सुमन और मुनमुन ठंड से कांपती रहती हैं, कुछ पैसे मिल जाएं तो उनके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लूं। यही सोचकर गोपी स्वेटर की जेब में हाथ डालकर कहता है, मुझे 5,000 रुपए दे दो। गोपी जैसे ही यह कहता है, उसकी जेब में 5,000 रुपए आ जाते हैं। पैसे देख गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सुमन और मुनमुन के लिए स्वेटर, कंबल, शॉल खरीद कर खुशी खुशी घर जाता है और कहता है, सुमन, मुनमुन, देखो मैं तुम्हारे गरम स्वेटर, शाल, कंबल सब ले आया हूँ। अरे, आज कोई खजाना हाथ लग गया है क्या जो तुम ये सब खरीद लाए? खजाने ही हाथ लग गया है सुमन, अब हम गरीब नहीं रहे। यह कहकर गोपी सुमन और मुनमुन को देव कन्या और उस दिव्य स्वेटर के बारे में बताता है तो वे भी चकित रह जाती हैं। सुमन कहती है, आज मान गई कि भगवान गरीब और मजदूर की किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अवश्य मदद करता है। इसीलिए तो भगवान में विश्वास रखना जरूरी है सुमन। उस दिन के बाद से तो गोपी की किस्मत ही खुल जाती है। वह दिव्य स्वेटर से पैसे लेकर पकौड़ों और चाट की बड़ी दुकान कर लेता है और झोपड़ी की जगह पक्का मकान बना लेता है और बिना लालच के मेहनत से काम करने लगता है। वह दिव्य स्वेटर से उतना ही धन लेता है जितनी जरूरत होती है। त्या के गांव में एक स्कूल खुला। उसके उद्घाटन के लिए जिले के कलेक्टर को बुलाया गया। सभी उनके स्वागत की तैयारी में व्यस्त थे। नित्या ने पूछा, माँ, ये इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? बेटी, जानती है आज हमारे गांव में कलेक्टर आ रही हैं। कलेक्टर क्या होता है माँ? और सब लोग उनके सम्मान में इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं? बेटी, कहते हैं कि कलेक्टर का पद बहुत ऊंचा होता है। तो माँ, बड़ी होकर मैं भी कलेक्टर बनूंगी और खूब सारा पैसा कमाकर तुम्हारे अस्थमा का इलाज कराऊंगी। इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। जब से तेरे पिताजी गुजरे हैं तब से चौका बर्तन करके तुझे पढ़ा रही हूँ। मेरे लिए तो ये ही बहुत है। सरस्वती अपनी मासूम बच्ची को उदास आंखों से देख रही थी। वह जानती थी कि उसकी गरीबी उसकी बच्चों के सपनों को पैरों तले रौंद देगी। तभी चारों तरफ से शोर आने लगा। लोग बोले, कलेक्टर साहिबा आ गई, कलेक्टर साहिबा आ गई। सब लोग स्कूल की तरफ दौड़े।
कलेक्टर चमचमाती गाड़ी से बाहर निकली। लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाई और उन्होंने रिबन काटा, स्कूल के लिए 50,000 का दान दिया और फिर वह गाड़ी में बैठकर चली गई। नित्या ने उन्हें देखकर ठान लिया कि मैं भी अब कलेक्टर ही बनूंगी। माँ, सोच लिया तो सोच लिया, अब मुझे खूब पढ़ना है ताकि मैं भी कलेक्टर बन सकूं। सर्दियों के दिन थे। नित्या की माँ को अस्थमा था, इसलिए सर्दियों में वह अक्सर बीमार पड़ जाती थी। नित्या बोली, माँ, आज आपकी तबीयत बहुत खराब है, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, आज आपका काम मैं कर लूंगी। लेकिन तुझे तो स्कूल जाना है नित्या, वैसे भी तेरी 12वीं की परीक्षा पास आ रही है। मैं स्कूल की पढ़ाई घर में ही कर लूंगी माँ। नित्या अपनी माँ के साथ काम करने चली गई। मालकिन, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मेरी बेटी काम करेगी। काम कर तो लेगी? हाँ मालकिन, मैं सारा काम कर लूंगी, आप मुझे बताइए ताकि मैं झटपट काम कर लूं, फिर मुझे पढ़ना है। मालकिन की बेटी चारू बोली, ओहो, काम वाली की बेटी पढ़ाई? हाँ, मुझे पढ़कर कलेक्टर बनना है। कलेक्टर? काम वाली की बेटी तो काम वाली ही बनती है। कई दिन बीत गए। सरस्वती को अस्थमा का ऐसा दौरा पड़ा जिसमें उसकी मौत हो गई। भगवान ने नित्या से उसके बाप तो पहले ही छीन लिया था, आज माँ भी चली गई। कई दिन उसने रोकर गुजार दिए। अब नित्या ने सोचा कि उसकी 12वीं की परीक्षा नजदीक है, अगर वह रोती ही रही तो फेल हो जाएगी। ये सोचकर वह स्कूल चली गई। मास्टर जी बोले, नित्या, कल परीक्षा की फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। अगर फीस जमा नहीं की तो परीक्षा नहीं दे पाओगी। फीस? कहाँ से लाऊंगी मैं फीस? घर में तो पैसे भी नहीं थे, अब तो माँ भी नहीं है। बहुत सोचने पर वह मालकिन के यहाँ गई। नित्या, क्या तुम काम करने आई हो? मालकिन, मुझे परीक्षा की फीस देनी है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। काम करोगी तभी तो पैसे मिलेंगे, यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा है? नित्या के पास काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए पैसा चाहिए था। ठीक है मालकिन, लेकिन मैं सुबह 7:30 बजे तक आपका सारा काम कर जाया करूंगी, क्योंकि फिर मुझे स्कूल भी जाना होगा। कोई नहीं, तुम जल्दी आ जाया करना। वैसे भी चारू के पापा सुबह 6 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नित्या अब रोज घर से तैयार होकर काम करने आती और फिर उधर से ही स्कूल चली जाती। नित्या की परीक्षा हुई और वह प्रथम आई। माँ देखो, आज तुम्हारी बेटी ने टॉप किया है। अगर आप जिंदा होती तो बहुत खुश होती। अरे, ये तो शाम का समय भी हो गया, जाती हूँ, नहीं तो चारू सुनाएगी। एक काम करती हूँ, स्कूल से ये लड्डू मिले थे, यही ले चलती हूँ मालकिन के लिए। अपने पास होने की उन्हें खुशखबरी भी तो देनी है। मालकिन, ये लीजिए मिठाई, मैंने 12वीं में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मालकिन का बेटा अर्पित बोला, माँ, ये लड़की कौन है? बेटा, ये हमारी काम वाली सरस्वती की बेटी है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब ये ही काम करती है। तुम तो यहाँ रहते नहीं, इसलिए इसे नहीं जानते। हाँ माँ, इस बार तो पूरे 1 साल में आया हूं। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नित्या है। नित्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि तुमने अपनी माँ के जाने के बाद खुद को किस तरह मजबूत बनाकर पढ़ाई की होगी। मुझे कलेक्टर बनना है भैया, इसलिए कोई भी रुकावट मेरे हौसलों को नहीं तोड़ पाई। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया हूँ। बाकी अब मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। भैया, ये तो काम वाली है, देखना इसके कलेक्टर बनने के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं कहते चारू, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अब नित्या जब भी काम करने आती, चारू उसे बड़े बड़े काम बताकर व्यस्त रखती, ताकि उसके पास अर्पित से पढ़ने के लिए समय ही न बचे। लेकिन फिर भी उसे जो भी समय मिलता उसमें वह पढ़ ही लेती। नित्या बोली,
भैया, यूपीएससी की पढ़ाई के लिए मेरे पास किताबें नहीं हैं और खरीदूं भी तो कैसे? मैं चाहकर भी पैसे नहीं बचा पाती। अगर किताबें खरीदूं तो खाऊंगी क्या? नित्या, तुम्हारे अंदर कुछ बनने का जज्बा है। कहते हैं कि कोशिश करो तो पत्थरों से भी पानी निकल आता है। तुम हिम्मत मत हारो। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे किताबों का इंतजाम करता हूं। अर्पित का एक काम वाली को पढ़ाना चारू को एक आंख न भाता था। चारू बोली, माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई पर इस काम वाली ने कोई काला जादू कर दिया है। वो कहाँ और हम कहाँ, फिर भी भाई उसे बैठकर पढ़ाते हैं। कहती तो तुम सही हो चारू। मैं भी देख रही हूँ आजकल अर्पित को उसे पढ़ाने का भूत सिर चढ़ा हुआ है। आखिर काम वालियों को इतना सिर चढ़ाना कहाँ की अक्लमंदी है। मैं आज ही इससे मना कर देती हूँ कि कल से हमारे यहाँ काम करने ना आए। माँ बेटी ने नित्या को काम से निकाल दिया। उनकी जिद के आगे अर्पित भी कुछ नहीं कर पाया। अब तो समस्या और भी गंभीर थी, लेकिन नित्या ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे घर में काम करना शुरू कर दिया। अब वह काम करने के बाद पढ़ने बैठ जाती। रात रात भर वह बैठकर पढ़ती रहती। वह बैठकर पढ़ रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नित्या हैरानी से पलटी और बोली, अर्पित भैया, तुम? हाँ नित्या, मैंने कहा था ना कि तुम्हें किताबें लाकर दूंगा। लो किताबें, और अब खूब मन लगाकर पढ़ो। मैं अब तुम्हें अपने घर पर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं अब रोज तुम्हें यहीं पढ़ाने आऊंगा। भैया, आप बहुत अच्छे हो। दिन गुजरते गए और आखिर वह दिन आ ही गया जब नित्या ने 86% की रैंक से यूपीएससी की परीक्षा पास की और वह कलेक्टर बन गई। अर्पित की माँ और चारू ने जब सुबह अखबार में नित्या के कलेक्टर बनने की खबर पढ़ी तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। हाँ माँ, ये खबर सच्ची है। नित्या कलेक्टर बन गई। चलो हम उसे मुबारकबाद दे आते हैं। जब वो तीनों नित्या के घर पहुंचे तो नित्या उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मालकिन, मैं कलेक्टर बन गई। सच में नित्या, जो तुमने कहा कर दिखाया। मुझे तो लगता था ये काम वाली जूठे बर्तन मांजने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुबारक हो नित्या, और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। हाँ नित्या, मुझे भी। मैंने चारू के भड़काने के कारण तुम्हें काम से निकाल दिया था। नहीं मालकिन, अगर आपने मुझे काम नहीं दिया होता तो मैं कभी कलेक्टर नहीं बन पाती। आप तो मेरी माँ जैसी हो। मैं तो आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। देख लिया चारू, काम से किसी की योग्यताओं को नहीं मापना चाहिए। हर छोटे काम करने वाले में योग्यता नहीं हो ये जरूरी नहीं। आज इस काम वाली ने कलेक्टर बनकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। अब ये काम वाली नहीं, मेरी कलेक्टर बहन है। और फिर सब हंस पड़े।